हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 स्मार्ट स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे मोशन का। मोशन पार्ट फर्स्ट और सेकंड का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सेकेंड वीडियो लेक्चर में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस 6 पढ़ा था। उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आज यहीं से शुरू करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पहली इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि जो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस होगा, इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब जैसे ये टेंजेंट है, देखिए ये टेंजेंट है, इसके स्लोप से हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस। मतलब कि जो ये एक्स एक्सिस पर है, जैसे पहले हम करते थे ना T2 - T1 अपॉन X2 - T2 - T1, तो उससे हमें क्या मिलता था, स्लोप। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी है कि जैसे ये जो है इसका टेंजेंट है, इससे हमें डिस्टेंस मिल जाती है अपॉन जो ये जेड वाई है, जेड वाई एक्सिस स्केल पर है, तो इससे अपॉन कर देंगे तो उससे हमें स्लोप मिल जाएगा। तो पहली इन्फॉर्मेशन यही हमें मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और सेकंड क्या मिलता है कि द एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया जो है उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है बॉडी की। जैसे मान लीजिए पहले में है कि पहले में ये वी टी इज इक्वल टू एस, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें में क्या है कि इसके अंडर का जो एरिया है वो हमें पता चल जाए तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट पता फाइंड कर लेंगे। कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तक चला, कितना टाइम लगा इसमें और कितना डिस्टेंस लगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब जैसे सेकंड वाले में है कि इसमें u प्लस वी अपॉन टी, जैसे उसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो उसमें हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए u प्लस वी अपॉन टी अपॉन 2 कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया है इसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसलिए इसको हम कर सकते हैं अपॉन 2 इंटू टी, तो इससे भी हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसका यही मेथड है निकालने की। देखिए इसमें जैसे था कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसमें और टाइम, इसको निकाल कर मल्टीप्लाई कर देते तो निकल जाता डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसको ऐसे करना पड़ेगा फिर ऐसे। तो इसलिए इसमें यूनिफॉर्म हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली तो u प्लस बी अपॉन 2 कर सकते हैं इंटू टी इज इक्वल टू एस, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट मुश्किल होगा निकालना, क्योंकि इसमें जो है कोई यूनिफॉर्म एक्सीलेशन मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा मुश्किल होगा निकालना है, नहीं कर सकते। कि इसका एरिया मान लेते हैं यस हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका एरिया जो उसके अंदर का एरिया क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट तो होगा, तो इसलिए इसका एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, उसके अंडर का एरिया। काइनेमेटिक्स ग्राफ्स का थर्ड क्लासिफिकेशन था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। तो उसके दो ही केसेस होते हैं। पहला तो केस है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, द ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। वही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जो उसका ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये यही होगा। पहला केस है इसमें। और दूसरा केस था कि द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल होगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ तक हुई उसके बाद यहाँ कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। तो यही दो केसेस होते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। अब हम देखते हैं इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एरिया अंडर द एटी ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर्व विल गिव द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हमें क्या देता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमें देता है एरिया अंडर द एटी ग्राफ। तो अब एक क्वेश्चन इसमें है कि द फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी टी बराबर 5 सेकंड है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि टी बराबर 5 सेकंड है, तो उसके अंदर का एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव कर दिया है पिछले वीडियो लेक्चर में, तो हम इसको ग्राफ में कैसे प्रूव करेंगे इसको हम देखते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें क्या पता है पहले कि स्लोप अंडर वी टी ग्राफ गिव्स अस एक्सीलरेशन, तो उससे हमें एक्सीलरेशन मिलता है। ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहे तो
तो फ्रॉम ए बी डी कहाँ है इसमें देखिए, ए बी डी, ये है ए बी डी। तो स्लोप क्या होगा इसमें, बी डी अपॉन ए डी होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये वी डी है अपॉन ए डी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ एस माइनस ओ ए अपॉन ए डी। ओ एस माइनस ओ ए कहाँ है, ओ एस देखिए, ये ओ एस है, एक सेकेंड, ओ एस, हाँ तो ओ एस देखिए, ये है ओ एस। तो ये ओ एस माइनस ओ ए करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए एस, मतलब एस से। तो इससे क्या वी माइनस यू हमें फाइंड हो जाएगा। ये पूरा वी था, मान लीजिए ये पूरा वी था यहाँ से यहाँ तक। अब जब उसमें ओ ए माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए एस बराबर क्या होता है, वी माइनस यू। क्योंकि ये इतना वैल्यू यू का था तो इसलिए एक्सलेरेशन बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाई टी तो था ही ए डी। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जब इधर ए जो है यहाँ जाएगा तो ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें पहला इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। तो यहाँ देखिए ओ एस बराबर बी मैंने लिखा हुई है, और ओ ए बराबर यू एंड ए डी बराबर टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या पता है, एरिया अंडर द वी टी ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस। ये भी पढ़ा पहले शुरुआत में कि हमें वी टी ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो यस बराबर क्या होगा, यस बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि ये देखिए यस पूरा कितना, इसके अंदर का अगर हमें एरिया पता चल जाए तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी आराम से। तो इसमें दो भागों में इसको विभाजित करेंगे। पहले तो एक ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल, और दूसरा ये रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला और रेक्टेंगल दोनों को लिख देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे उसमें और निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एल इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो 1/2 बेस इसमें क्या है, ए डी है, देखिए ए डी ये बेस है, ए डी ये ए डी ये बेस है, ये ए डी बेस हो गया, अपॉन बी डी, ये बी डी है, हाइट हो गई। अब ए डी ये तो ट्रायंगल का निकल आएगा। अब रेक्टेंगल का क्या होगा, ए डी प्लस इंटू ओ ए। अब ये ए डी है, ए डी इंटू ओ ए डी इंटू ओ मतलब कि ये और ये। अब ये दोनों लेंथ पता चल जाएगी तो इसका भी हम एरिया निकाल लेंगे, तो यू टी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 1/2 सबको वैल्यू पुट कर देंगे। क्या क्या था, ए डी में टी था और बी डी क्या था, वी माइनस यू। इसमें फर्स्ट वाले में जैसे ए डी अगर हम यहाँ निकालेंगे वी माइनस यू, इससे ही पता चल गया था, प्लस टी इंटू यू। इसका ए डी इंटू ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी। तो इसको करने के बाद यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ एक चीज़ है, वी नो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें पता ही है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया में डिस्प्लेसमेंट देता है। तो बस हमें इसको दो भागों में विभाजित करके एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल दोनों का जो है उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया मतलब जैसे अगर टी है, ए डी इंटू बी डी है, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ए डी बराबर टी था और बी डी बराबर वी माइनस यू था, तो उससे हमें निकल जाएगा आराम से। बस इतना बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आराम से ये हो जाएगा। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमें सेम वही ग्राफ है, बस इसमें क्या है कि हम ट्रेपीजियम्स निकालेंगे कि यस बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो यस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सबका वही था, जैसे हाइट क्या है इसमें, ओ सी है, ओ सी इसमें कहाँ है, ओ सी ये देखिए है, ओ सी ये हो गया। तो हाइट इंटू ओ ए प्लस बी सी सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम ये क्या है, ओ ए है, ये बी सी, मतलब इस थोड़ा इसको टेढ़ा करके देंगे, ये हाइट हो गई, ये पैरेलल साइड हो गई। नहीं तो भाई ये तो बेस है, ये कैसे हाइट हो गई, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे ये वाला जो है हाइट हो गया और ये जो है वो बेस हो गया। तो इस उसमें देखेंगे, अब ये जो है नॉन पैरेलल साइड हो गई ये वाली। तो इसलिए 1/2 इंटू सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओ सी क्या था, ओ सी में यहाँ टाइम था, ये वाला टाइम था यहाँ पर, और उसके बाद वी प्लस यू था, ओ ए प्लस मतलब ये यू था और ये वी था। ये हो जाएगा 1/2
v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। t बराबर क्या होता है उसमें, अगर हम जैसे फाइंड करें तो ये देखिए वी नो डैट v बराबर u प्लस ए टी, और t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, और v प्लस यू है ही तो 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, वो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें पुट कर देंगे आइडेंटिटी। तो यस बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये दिस इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए तभी एप्लीकेबल होगा। तो ये थे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम ग्राफिकली देख लिए। अब है लास्ट टॉपिक शायद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं कि लेट अस से अ पर्सन इज मूविंग इन अ रेक्टेंगुलर पार्क एज शोन बिलो विथ कांस्टेंट स्पीड। इट इज पर्सन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एज वेल। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो नो क्या वो मतलब इज द पर्सन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एज वेल, तो इसका आंसर क्या होगा नो। लेट अस से अ पर्सन इज मूविंग इन रेक्टेंगुलर पार्क। इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है वो रेक्टेंगुलर पार्क में मूव कर रहा है एज सो बिलो विथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन की कोई वो नहीं है, वो स्पीड है तो वो किस साइड भी मूव कर सकता है, इसलिए नो होगा। तो वी नो डैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर, हाँ क्योंकि देखिए मैं बताया जिसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें होता है पर्सन इज चेंजिंग इट डायरेक्शन फॉर टाइम हैज डायरेक्शन इज वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो द एरो सोच दैट, ये ग्राफ बनाए थोड़ा इजीली करने के लिए, बाकी और कोई खास नहीं है। जैसे ग्राफ में है कि ये एरो है तो इसमें चार बार ही डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अब हम जब उसकी साइड बढ़ाते जाएंगे तो हम उसका डायरेक्शन भी कई बार चेंज, एक समय आएगा जब गोल हो जाएगा तो उसमें पूरे मतलब टेंजेंट जैसे था कि पूरा 1 पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज है। अगर वो स्पीड सेम भी हो मान लीजिए, तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो समझ लीजिए वो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी। तो यहाँ जैसे लिखा है इफ़ वी कीप इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड, if we keep increasing number of sides in the end we will get perfectly round shape आई सर्कल, कि हम उसका साइड को इंक्रीज, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करते जाएंगे तो वी विल गेट परफेक्टली राउंड शेप, हम राउंड शेप मिल जाएगा हमें जैसे कि सर्कल में। इन सर्कल द नंबर ऑफ साइड आर इनफाइनाइट, साइड का नंबर इनफाइनाइट होता है एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट ईच पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि ईच पॉइंट पर ही उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन इज रनिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन एट पॉइंट ए इज शोन बाय एरो। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा क्योंकि इसी साइड मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज ये है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा मूविंग का इसी साइड होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज शोन ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हेंस व्हेन अ पर्सन रन्स विथ कांस्टेंट स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर पाथ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एस, तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं रहती क्योंकि इसका एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है सर्कुलर पाथ पे। तो कांस्टेंट एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि एवरी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है चेंज होती रहती है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, हमें इससे मतलब 2 बातें पता चली कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, हेंस दिस मोशन इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है, एक्सेलरेटेड मोशन एग्जांपल है क्योंकि उस मान लीजिए वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसलिए वो एक्सेलरेट कर रही है, तो इसलिए हमें एक्सेलरेटेड मोशन इसे कहते हैं। तो दूसरा क्या बात पता चली कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही तो उस प्रकार के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब जैसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसका क्या होगा सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन टोटल टाइम क्या होगा t, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 2πr अपॉन टी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन इनटू स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन इनटू सर्कुलर पाथ में डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंजेस, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज कॉन्टिन्यूसली मतलब एट ईच पॉइंट उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है।
इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो इवन ऑन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा अगर वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर फिर भी, क्योंकि वो अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है इस पॉइंट पर। तो यही था यहाँ आज मोशन चैप्टर मतलब समाप्त हुआ। यही लास्ट टॉपिक था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो तीनों वीडियो लेक्चर है, आप वहाँ से देख सकते हैं पूरे, आप उसकी नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अगला वीडियो लेक्चर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन उसका डालेंगे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यही अगले वीडियो लेक्चर में डालेंगे। अब फोर्स देखेंगे, बैलेंस फोर्स देखेंगे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स, फिर उसके बाद देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे सेशन की नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।